प्रीति खिड़की पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक आहट हुई। वह डरकर अपने आप में सिमट गई। अमित ने कमरे के अंदर जैसे ही आकर सिटकनी लगाई, प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमित सिटकनी बंद करके जैसे ही मुड़ा, वैसे ही प्रीति ने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार दिया और बोली, लीजिए मना लीजिए अपनी सुहागरात। इसीलिए तो आपने मुझसे शादी करी है ना। मना किया था आपसे, अपनी दोस्ती का वास्ता दिया था कि आप इस शादी से इनकार कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था। यह शादी करके आपकी हसरत पूरी हो गई। अब मनाइए सुहागरात, लीजिए। अमित को उसकी ये बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने झुककर प्रीति का दुपट्टा उठाया और उसको उड़ाते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। ये कहते उसने बेड से तकिया उठाया और एक चादर उठाई और जाकर काउच पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इधर प्रीति बोझिल कदमों के साथ बेड पर बैठ गई। पूरा बेड गुलाब के फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था। उसने गुस्से से उन लड़ियों को तोड़ दिया और बेड के कोने पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। इधर काउच पर लेटे लेटे अमित उसको देख रहा था और अपनी बेबसी को महसूस करते हुए वह मन ही मन यही सोच रहा था कि आज मैं कितना मजबूर हूँ कि चाह कर भी तुम्हारे आंसू नहीं पहुँच सकता। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अमित ने जब ये देखा कि प्रीति सो गई है, तो वह धीरे से उठा, उसके सर के नीचे तकिया लगाई और चादर उड़ाकर लाइट्स बंद करके काउच पर आकर सो गया। भोर हो गई थी। कोयल की कूक से सुबह होने का आभास हो गया था। कमरे में सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अमित और प्रीति दोनों ही सो रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर दोनों की ही नींद खुल गई। प्रीति जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, अमित तुरंत उठकर अपनी तकिया चादर लेकर बेड के एक कोने में लेटकर सोने का अभिनय करने लगा। प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी सासू माँ खड़ी थी। प्रीति ने धीरे से उनके पैर छुए। प्रीति की सासू माँ मालती ने कहा, बेटा माफ़ कीजिएगा, ये मिष्टी जाग गई है और जिद कर रही है कि उसे माँ के हाथ से ही दूध पीना है, इसलिए आपको जगाना पड़ा। प्रीति ने कहा, माँ आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? मिष्टी कहाँ है? मालती प्रीति की सूजी आंखें और आंसुओं के निशान देखकर समझ गई थी कि वह पूरी रात रोई है। मालती ने प्रीति के हाथ को पकड़कर पूछा, बेटा आप खुश तो हैं ना? प्रीति ने सर झुकाकर हाँ का जवाब दिया। मालती ने कहा, आप खुश, हमेशा खुश रहिएगा। मैंने सुमित से वादा किया है कि आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं मिष्टी को लेकर यहीं आ रही हूँ। घर में आपकी बुआ दादी सब बैठी हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप बिना नहाए बाहर आ जाएं। प्रीति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। मालती जी 2 साल की मिष्टी को लेकर आईं और प्रीति की गोद में देते हुए प्रीति से बोलीं, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर खेलो मेरी राजकुमारी, मेरी रानी बिटिया। उसके बाद प्रीति को बोतल पकड़ाते हुए बोलीं, आप इसको दूध पिला दीजिए, फिर हम ले जाएंगे, तब तक आप नहा लीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और मिष्टी को लेकर अंदर आ गई। मिष्टी ने जैसे ही बेड पर अमित को देखा तो वह प्रीति की गोद से उतरकर उसके पास चली गई और अपनी तोतली जुबान में कहने लगी, चाचा चाचा उठो, हमें भगवान जी के पास जाना है जहाँ पापा गए हैं। मिष्टी की बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। तो अमित ने उसको गले लगाते हुए कहा, पहले आप अपने चाचा को गुड मॉर्निंग बोलिए और फिर ये दूध पीजिए, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मिष्टी ने अमित को गुड मॉर्निंग बोला, फिर वह उसकी गोद में लेटकर दूध पीने लगी। तो प्रीति उठकर बाथरूम में जाकर नहाने चली गई। अमित मिष्टी के बालों को सहलाता हुआ सोच रहा था कि ज़िंदगी में कभी क्या से क्या हो जाता है। पता नहीं इन 6 सालों में मेरे साथ क्या से क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जिसको पाने की उम्मीद ना थी, वह इस तरह मेरा हुआ कि मेरा होकर भी वह मेरा ना हो पाया। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वह भाई मुझे यूं छोड़कर चला गया। जो कभी सोचा नहीं था वह हुआ। अगर यही होना था तो क्या इस तरह से होगा? तुम्हें भोले बाबा से मांगा जरूर था, पर वह तुम्हें इस तरह से देंगे ये कभी ना सोचा था। उन्होंने तुमको मेरी झोली में डालने के लिए मेरे भाई को छीन लिया। यही सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं तो बहुत दूर चला गया था तुम्हारी दुनिया से। फिर क्यों ऐसा हुआ? मैंने तो भोले बाबा की मर्जी मानकर
अपने मन को समझा लिया था, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तभी मिष्टी ने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप रो क्यों रहे हो? अमित मिष्टी के हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा, मैं तो बस अपनी प्यारी मिष्टी को देख रहा हूँ। तब तक प्रीति नहाकर निकल आई थी। उसने पीले रंग की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। जो उसने जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर सिंदूरदानी उठाकर अपनी मांग भरनी चाही, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अमित से प्रीति का उदास चेहरा नहीं देखा गया, तो वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। प्रीति ने अपनी मांग भरते हुए सिंदूरदानी को रख दिया और सुमित की फोटो के आगे जाकर रोने लगी। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? क्यों नहीं मैं आपके नाम का सिंदूर भर सकती हूँ? क्यों मुझे किसी और के नाम का सिंदूर भरना पड़ रहा है? अमित जब कमरे के बाहर आया तो सब लोग हॉल में बैठे थे। वह मिष्टी को खिलाते खिलाते बाहर आ गया। मिष्टी अमित से बोल रही थी, चाचा हम लोग घूमने कब चलेंगे? तभी अमित की बुआ ने कहा, अरे ओ मेरी राजकुमारी, अब ये तुम्हारे चाचा नहीं तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी रोते हुए बोली, नहीं ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। आप झूठ बोल रही हैं। मिष्टी के इस तरह कहने पर कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं, सभी की आंखों में नमी आ गई। मिष्टी की ये बात सुनकर अमित ने अपने पापा विजय से कहा, पापा जब हम बड़े इस नए रिश्ते को समझ नहीं पा रहे तो वह तो एक छोटी बच्ची है। यह कहकर वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। अमित के जाने के बाद विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ मिष्टी एक छोटी बच्ची है, उसे इस तरह मत कहो, वह धीरे धीरे समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद मालती रसोई में नाश्ता बना रही थी कि प्रीति रसोई में उनकी मदद करने के लिए आ गई और चुपचाप उनकी मदद करने लगी। प्रीति की खामोशी मालती जी को बेचैन कर रही थी। उनको वह 3 साल पहले वाली प्रीति याद आ गई, जो बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। पर एक हादसे ने इसे क्या से क्या बना दिया। हंसना तो जैसे ये भूल ही गई है। अपनी सासू माँ की आवाज़ पर मालती का ध्यान भंग हुआ। अरे मालती, नाश्ता क्या दोपहर के खाने के समय दोगी? आई माँ, कहकर मालती बाहर नाश्ता लगाने लगी। प्रीति भी चाय लेकर उनके साथ बाहर आ गई। तभी अमित मिष्टी के साथ बाहर से जलेबी लेकर आ गया। मिष्टी अमित की गोद से उतरकर प्रीति की गोद में चली गई और बोली, माँ चाचा ने मेरे लिए जलेबी ली हैं, तुम भी खाओ। चाचा कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा को भी जलेबी बहुत पसंद है। तो प्रीति ने अमित की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मिष्टी जलेबी खाना आपकी मम्मा ने छोड़ दी है। उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमित कमरे में जाकर सुमित की फ़ोटो के आगे खड़े होकर नम आंखों से बोला, क्यों भाई आप चले गए? उसकी नफ़रत नहीं बर्दाश्त हो रही है मुझसे। ये कहते हुए वह पल याद आ गया। फ्लैशबैक। अमित जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठा, लगाइए देर हो रही है माँ, नाश्ता। तभी सुमित भी आ गया और अमित कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। देखिए नाश्ता अभी तक नहीं आया, पता नहीं दोनों क्या कर रही हैं रसोई में। विजय जी भी आकर बैठ गए दोनों के साथ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी प्रीति रसोई से बाहर आते हुए बोली, हाँ पापा, ये खुशबू है गर्मा गर्म जलेबियों की, जो आज मैंने बनाई हैं। लीजिए। उसके बाद सुमित को जलेबी देते हुए बोली, आप खाइए, बताइए कैसी बनी है। सुमित ने जलेबी खाते हुए कहा, तुम बनाओ और अच्छी ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तभी प्रीति ने अमित को ज़बरदस्ती जलेबी खिलाते हुए कहा, खाओ, देखो मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, अब तुमको रोज़ जलेबी खाने को मिलेंगी। वर्तमान में। तभी माँ की आवाज़ से अमित वर्तमान में वापस आ गया। अमित नाश्ता करो आकर, प्रीति इंतज़ार कर रही है। अमित जी माँ कहकर तुरंत नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह नहा के आया तो बाल बनाते समय मन में सोच रहा था कि प्रीति आज हमसे इतनी नफ़रत करती है कि उसने अपनी पसंद भी बदल दी है। डाइनिंग टेबल पर प्रीति और मालती दोनों ही अमित का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति दादी माँ के कहने से अमित का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनका हुक्म था कि पति से पहले पत्नी खाना नाश्ता नहीं करेगी। अमित देरी से आने के लिए माफ़ी मांगते हुए कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। मालती जी जैसे ही अमित को नाश्ता परसने के लिए उठी, तो वैसे ही दादी माँ ने तुरंत मालती को टोक दिया, कब तक तुम अमित का ध्यान रखोगी?
अब उसकी पत्नी है तो अब वह उसको नाश्ता परोसेगी। प्रीति चुपचाप नाश्ता परोसने लगी और अमित उसके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा भावविहीन था। अमित चुपचाप नाश्ता करने लगा। वहीं प्रीति और मालती भी नाश्ता करने लगी। अमित की नज़रें प्रीति के ऊपर थीं, जो नाश्ते की प्लेट पर चम्मच बस इधर उधर कर रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। मालती ने जब प्रीति से कहा, बेटा नाश्ता तो कर लीजिए, तो प्रीति ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ काम है तो कमरे में जा रही हूँ। प्रीति जैसे ही जाने लगी तो दादी माँ ने टोका, जब तक पति नाश्ता करे तब तक पास बैठकर उससे बातें करनी चाहिए। यह बात तो तुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तेरी पहली शादी तो नहीं है ना। दादी की यह बात प्रीति के दिल में चुभ गई और वो गुस्से में अमित को देख रही थी। अमित नाश्ता करके उठा और उसने अपने पिता से कहा, पापा मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। विजय जी ने कहा, पर बेटा इतनी जल्दी क्यों, तुम्हारी छुट्टी तो अभी बची है। मालती जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, बेटा आज शाम को तुम दोनों को मंदिर भगवान का चढ़ावा चढ़ाने जाना है और कल सुबह सत्यनारायण जी की पूजा है, जिसमें तुम दोनों को ही बैठना है। अमित, पर माँ मैंने आपसे मना किया था। तभी दादी माँ बोल पड़ी, बेटा यह हमारे घर की परंपरा है। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े से भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है और सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, इसलिए तुम इसे टाल नहीं सकते। अमित, तो माँ मैं कल रात की ट्रेन से चला जाऊँगा। विजय अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, आपके साथ प्रीति और मिष्टी भी जाएंगी, तो उन्हें भी तैयारी के लिए समय चाहिए। प्रीति ने यह सुनकर विजय की तरफ देखा तो अमित भी बोला, पापा। पर अमित की बात काटते हुए विजय जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमने मिष्टी और प्रीति को लेकर जाना होगा। प्रीति आंखों में नमी लिए हुए अपने कमरे में चली गई और सुमित की फ़ोटो के आगे आकर रोने लगी। कैसे जिए बिना आपके, माँ पापा ने उनके साथ जाने के लिए कह दिया है। तभी अमित भी कमरे में आ गया। प्रीति अमित को देखती है तो अलमारी की ओर मुंह करके कपड़े सही करने लगती है। अमित प्रीति के पास आकर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रीति। प्रीति गुस्से से, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है अमित। अमित, हाँ बहुत कुछ कहना है, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारी नफ़रत नहीं। प्रीति, नफ़रत? हाँ नफ़रत करती हूँ तुमसे बहुत। तुम्हें तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी तुम पर। अरे हाँ मैं तो भूल गई कि तुम मुझे दोस्त मानते ही कहाँ हो। तुम तो किसी लड़की से प्यार करते थे, तुमने तो आज तक उसका नाम तक नहीं बताया। और हाँ एक बात ध्यान रखना, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। अमित प्रीति की तरफ पीठ करके गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए, नहीं बताया था उस लड़की का नाम, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, नहीं कर सकता था उसको मैं रुसवा। और हाँ तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूँ, ये अमित सक्सेना का वादा है तुमसे। तुम चाहोगी भी तो तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रीति उसके सामने आते हुए रोते हुए बोली, तुम तो उस लड़की से इतना प्यार करते थे कि तुमने कभी शादी न करने का फैसला किया था। तुम तो प्यार करते थे। मेरी तो शादी हुई थी सुमित से, मैं कैसे कर सकती थी दूसरी शादी। बोलो अमित, जब मैंने तुमसे कहा था कि मना कर दो इस शादी के लिए, तो क्यों हाँ कहा। बोलो अमित। अमित गुस्से से, क्योंकि मुझे अभी। अमित अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी मिष्टी वहाँ आ गई और बोली, चाचा मम्मी रो क्यों रही हैं, क्या हुआ आप दोनों में कट्टी हो गई। अमित अपने गुस्से को शांत करते हुए मिष्टी को गोद में उठा लेता है और उससे प्यार से बोला, नहीं हम दोनों के बीच में कोई कट्टी नहीं हुई है, बस आपकी मम्मा मेरी किसी बात से मुझसे नाराज़ हैं। मिष्टी अमित के गालों को हाथ लगाते हुए बोली, चाचा मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, पहले डांटती हैं, गुस्सा होती हैं, पर बाद में बहुत प्यार करती हैं। आपको भी मम्मा बहुत प्यार करेंगी। क्यों मम्मा, प्यार करेंगी चाचा को, बोलो मम्मा। प्रीति गुस्से से मिष्टी को डांटते हुए बोली, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया है आपका, चलो जाओ अपनी दादी के पास। प्रीति की इस तरह डांट सुनने के बाद मिष्टी रोते हुए जाने लगी तो अमित ने उसको गोद में उठा लिया और बहुत ही प्यार से बोला, मिष्टी अभी आप अपने चाचा को समझा रहे थे ना कि आपकी मम्मा को गुस्सा आ जाता है। आपकी मम्मा हमसे किसी बात पर नाराज़ हैं, इसलिए गुस्सा हो गई हैं।
आप दादी के पास जाइए, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं और आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। और आप अब मुस्कुराइए जल्दी। मिष्टी अपने चाचा की बात को सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने चाचा को गाल पर एक किस्सी देकर चली गई। मिष्टी के जाते ही अमित ने प्रीति के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसको दीवार पर लगा दिया और उससे गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है, तुम मुझ पर जितना चाहे गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन अगर आज के बाद मिष्टी को कुछ भी कहा तो फिर तो तुम मेरा गुस्सा अच्छी तरह जानती हो। यह मत भूलो तुम कि मिष्टी मेरी जान है। जब से हुई है तब से मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ, चाचा हूँ उसका, और आज तुमसे शादी हो जाने के बाद पापा भी हो गया हूँ। तुम मानो या ना मानो, यह सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। इसलिए आज के बाद मेरा गुस्सा कभी मिष्टी पर नहीं निकालोगी, समझी तुम? यह कहकर अमित गुस्से से कमरे से निकल गया और प्रीति उसके गुस्से को देखकर सहम गई। अमित के जाते ही वह सुमित की फ़ोटो के पास आई और रोते हुए बोली, क्या करूं? मैं, आप ही बता दीजिए, सब कुछ उलझ कर रह गया है। क्या करूं मैं? इधर अमित मिष्टी को अपने पास लेटा लेता है और उसको कहानी सुनाने लगता है। यह देखकर मालती जी की आंखों में सुकून होता है, क्योंकि अमित के कारण वह सुमित को भूलने लगी हैं। शाम हो चुकी थी। मालती ने प्रीति को आवाज़ लगाते हुए कहा, प्रीति तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें मंदिर जाना है अमित के साथ, जल्दी तैयार हो। यह कहकर अमित को भी जगाने आ गईं, जो हॉल में मिष्टी के साथ सो रहा था। मिष्टी को अमित के पास सुकून से सोते देखकर मालती जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने धीरे से अमित को उठाया। अमित उठो बेटा, आपको मंदिर जाना है। अमित ने अपनी माँ से कहा, पर जाना ज़रूरी है क्या? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, जाना ज़रूरी है, वरना हम आपसे कहते ही नहीं। आप जल्दी जाइए और कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार हो जाइए। जी माँ, कहकर अमित धीरे से उठा और अपने कमरे में चला गया। अमित जैसे ही कमरे में पहुंचा, प्रीति तैयार होकर नीचे की तरफ जा रही थी। अमित ने उसे बिना ध्यान दिए अपना कुर्ता पैजामा अलमारी से निकाला और बाथरूम में तैयार होने चला गया। प्रीति और अमित दोनों ही नीचे तैयार होकर आ गए थे। दोनों ही मंदिर चले गए थे, पर दोनों के ही बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों लोग जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे थे, तब पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। माता रानी तुम दोनों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। दोनों चुपचाप माता रानी को प्रणाम करके पंडित जी के चरण स्पर्श करके घर को लौट आए, पर दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन हुआ, पर इस बीच भी दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। उन दोनों की खामोशी को पूरा परिवार नोटिस कर रहा था। सत्यनारायण की कथा में प्रीति के माता पिता और अमित की बहन शिखा भी आई थी। दोनों लोगों ने बस एक औपचारिकता बस कथा में पूजन किया था। प्रीति के माता पिता ये समझ रहे थे कि प्रीति किन हालातों से गुजर रही है। कथा पूजन की समाप्ति के बाद प्रीति जब अपने कमरे में गई तो उसकी माँ और उसके पिताजी भी उससे मिलने गए। प्रीति के पिता ने प्रीति के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हमें पता है कि कल आप अमित के साथ जा रही थीं। हम जानते हैं आप जिस रिश्ते में अमित के साथ बंधी हैं उसे स्वीकार करना अभी आपके बस में नहीं है। हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती। सुमित आपका भूतकाल थे, आपका पास्ट थे। अमित आपका वर्तमान है और हर इंसान को अपने वर्तमान के साथ जीना पड़ता है। प्रीति की माँ ने भी प्रीति से कहा, बेटा तू ये सोच, तेरी बेटी को एक माँ के साथ एक पिता का भी प्यार मिलेगा। एक लड़की के लिए अकेली ज़िंदगी बिताना कितना कठिन होता है। अमित बहुत अच्छा है, कॉलेज के समय से तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम लोगों ने जो भी फैसला तुम्हारे लिए किए हैं वह तुम्हारे भले के लिए किया है। हो सके तो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे माता पिता को भी खुशी होगी। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रीति के माता पिता उसे समझाकर चले गए थे। जाने से पहले शिखा भी प्रीति से मिलने आई। प्रीति ने शिखा को देखकर अपने गले लगा लिया और कहा, शिखा, हमें कोई भी नहीं समझता। हर व्यक्ति मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपना पक्का दोस्त मानती थी, उसने मुझे धोखा दिया। जब मैंने उसे मना कर दिया था कि विवाह के लिए मना कर दो,
तो फिर उसने उस विवाह के लिए हाँ क्यों किया? शिखा ने प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी, आज मैं आपको वह सच बता रही हूँ जो आपको पता नहीं है। कहानी फ्लैशबैक। अमित अपनी माँ के कमरे में आते हुए, माँ, आपने बुलाया मुझे? मालती जी ने अमित की तरफ मुंह किया और बोली, हाँ बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अमित अपनी माँ के हाथ को पकड़ के, हाँ बताइए, क्या बात है? मालती उसके हाथ को पकड़े हुए बेड पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, अमित, हम आपसे कुछ मांगें तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? अमित, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैंने आपकी कभी किसी बात को टाला है? मालती, तो फिर बेटा, प्रीति से शादी कर लो, यह मैं चाहती हूँ। अमित ने उनकी बात को काटते हुए कहा, माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? मालती, अमित, तुम्हें शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह एक विधवा है और उसकी 2 साल की बच्ची है। अगर वह विधवा हो गई तो उसका क्या कसूर है? अमित अपनी जगह से खड़े होते हुए, माँ, आप जानती हैं कि बात यह नहीं है। मालती, तो फिर क्या बात है? अमित, और मैं कुछ जानना या समझना नहीं चाहती। इसे तुम मेरी प्रार्थना समझो या आदेश। तुम्हें प्रीति से शादी करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर तुम नहीं करते हो तो यह सोच लेना, सुमित के साथ तुम्हारी माँ भी चली गई, क्योंकि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा मुँह देखोगे। अमित चिल्लाते हुए, माँ। मालती, सही सुना तुमने, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी शादी हो या मेरी अर्थी निकले। अमित ये सुनते ही गुस्सा आते हुए शिखा के कमरे में चला गया और शिखा के पास बैठकर रोने लगा। शिखा, तुम तो सब जानती हो कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। प्रीति ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। माँ की इस जिद ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अपने भाई को तो खो चुका हूँ, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जानता हूँ मेरे हाँ कहने के बाद प्रीति मुझसे नफरत करेगी, पर मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। जाकर माँ से कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कहानी वर्तमान में। प्रीति यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। शिखा प्रीति के दोनों हाथों को पकड़ते हुए, भाभी, क्या कोई विधवा हो जाए तो उसे नई जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? भाभी, मिष्टी को भी एक माँ के साथ एक पिता का प्यार मिलेगा। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। आप यहाँ से जा रही हैं तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए। आप खुश होंगी तो मुझे खुशी होगी और सुमित भैया की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना बड़ा भाई खोया है। यह तो सोचिए। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिखा, मैं जानती हूँ जो तुम कह रही हो वह सच है। और अमित किसी लड़की से प्यार करता था और उसी के कारण उसने शादी न करने का फैसला किया था। फिर मैं किसी और की जगह कैसे ले सकती हूँ? शिखा मन में, भाभी, आप ही तो वह लड़की हैं जिससे भैया प्यार करते हैं, पर भैया की कसम के कारण मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वह कितने दर्द से गुजरे हैं। शिखा ने कहा, भाभी, वैसे भी उस लड़की की शादी हो गई है तो भैया को आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ती। अब मैं कुछ नहीं जानती, जब आप दिवाली पर वापस आएंगी तो मुझे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चाहिए। यह कहकर शिखा वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त। विजय, अमित, जल्दी करो बेटा, आपकी ट्रेन है। प्रीति और मिष्टी कहाँ हैं? बेटा आइए, समय हो रहा है। तभी अमित 2 सूटकेस पकड़े हुए बाहर आता है। अमित मालती और विजय के पैर छूता है। उसके बाद वह अपनी दादी माँ के भी गले लगता है और सूटकेस लेकर बाहर गाड़ी में रखने लगता है। प्रीति अपनी दादी माँ के पैर छूती है और उसके बाद मालती और विजय के पैर छूती है। मालती प्रीति को गले लगाते हुए, बेटा, अपनी नई जिंदगी, पुराना सब कुछ भूलकर प्रारंभ करो। अमित और मिष्टी दोनों ही तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। मिष्टी अपने दादी और बाबा के गालों में प्यार करके कहती है, दादी बाबा, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और हमसे रोज़ फ़ोन पर बात कीजिएगा और हमसे मिलने भी आइएगा। दोनों उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। शिखा अपनी माँ से, माँ, मैं भाभी और भैया को छोड़ते हुए अपने घर चली जाऊंगी। गाड़ी में आगे संजीव, शिखा के पति, और अमित बैठे थे। प्रीति, मिष्टी और शिखा पीछे बैठे थे। संजीव गाड़ी चला रहे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर सब लोग प्लेटफार्म पर पहुंचे।
गाड़ी अपने राइट टाइम थी। अमित संजीव के पैर छूता है और शिखा को गले लगाते हुए कहता है, माँ पापा का ध्यान रखना, बीच बीच में उनसे मिलने जाती रहना। शिखा भी उनसे अपना ध्यान रखने को कहती है। प्रीति दोनों से नमस्ते करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। मिष्टी, बुआ आप मेरे यहाँ छुट्टियों में ज़रूर आना। शिखा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह उसके गाल पर किस्सी करती है और कहती है, मैं जैसे ही टाइम मिलता है तुमसे मिलने वहाँ ज़रूर आऊँगी। अमित प्रीति से कोई भी बात नहीं करता है। प्रीति अपनी बर्थ पर मिष्टी को लेकर लेट जाती है और अमित ठीक सामने वाली बर्थ पर होता है और वह भी लेट जाता है। अमित लेटे लेटे अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है, जब प्रीति उसे पहली बार मिली थी। कहानी फ्लैशबैक में। अमित अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की अंदर आई, जिसने सफ़ेद घेरावदार सूट पहना हुआ था और उस पर लाल चुन्नी ली थी। एक लंबी चोटी, छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। उसने टीचर से पूछा, मे आई कम इन सर? अमित उस लड़की को देखते ही खोसा गया था। टीचर ने बोला, इतनी लेट कैसे? नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने बोला, सॉरी सर, मैं न्यू एडमिशन हूँ। मेरे पापा कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं। मुझे बीच में ही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। मेरा नाम प्रीति है। टीचर ने कहा, ओके तुम बैठो और किसी से भी नोट्स लेकर अपना काम पूरा कर लेना, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकती हो। प्रीति ने थैंक यू सर कहा और कहकर पीछे की ओर देखा। क्लास में सिर्फ अमित के पास एक सीट खाली थी। प्रीति वहाँ बैठ गई। अमित तो प्रीति को पास देखकर जैसे पागल सा हो गया था। दिन बीतते गए। प्रीति भी अमित के दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो गई थी। प्रीति और अमित की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अमित के दिल में प्रीति की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह कब प्रीति से प्यार करने लगा, उसे पता ही नहीं चला। फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। अमित ने मन ही मन फैसला किया, एग्ज़ाम खत्म होते ही वो प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। जिस दिन एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था, वह मूड बनाकर आया था कि प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और सब लोग हॉल से बाहर आ गए और बातचीत करने लगे। अमित के दोस्त ने अमित से कहा, अब तो उस लड़की का नाम बता दो जिससे तुम पिछले 2 सालों से प्यार करते हो। अमित ने कहा, मैं उसका नाम तुम सबको बताऊंगा और उससे मिलवा भी दूंगा, पर आज सबसे पहले मैं उसे प्रपोज़ करूंगा। प्रीति ने उससे कहा, वाह, आज आप उसे प्रपोज़ करेंगे? हम भी तो देखें वो खुशनसीब कौन है जिसको हमारा दोस्त इतना अधिक प्यार करता है। अमित ने मन ही मन कहा, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसको तो मेरे प्यार का अंदाज़ा ही नहीं है। मेरा दिलबर मुझसे कुछ पूछ रहा है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि अमित कुछ जवाब देता, प्रीति का फ़ोन आ गया। प्रीति ने फ़ोन पर कुछ बात की और सबसे कहा, सॉरी गाइस, मेरे घर से पापा का फ़ोन था। उन्होंने मुझे थोड़ा अर्जेंटली घर बुलाया है, सो हम बाद में मिलेंगे। और हाँ अमित, जब मैं मिलूँगी तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का नाम ज़रूर बता देना। ये कहकर चली गई। इधर अमित अपने घर जब आया तो उसकी माँ ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनो, आज हम तुम्हारे भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। एक काम करो अमित, हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं। तुम जल्दी से फ्रेश होकर दूसरी गाड़ी से आ जाओ जनेश्वर पार्क। अमित जी माँ कहकर अपने कमरे में चला गया और बाकी सब लड़की देखने। लगभग 1 घंटे बाद अमित जनेश्वर पार्क पहुँचा तो देखा उसके मम्मी पापा, शिखा और 3 लोग और थे। अमित ने सभी से नमस्ते किया और माँ से पूछा, माँ भैया कहाँ हैं? मालती जी मुस्कुराते हुए अमित से कहा, तुम्हारे भैया तुम्हारी होने वाली भाभी से बगल वाले पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं। अमित बोला, ठीक है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। इससे पहले कि विजय कुछ कहते, मैं वहाँ से चला गया जहाँ उसका भाई सुमित किसी लड़की से बात कर रहा था। अमित पीछे से उनके पास पहुँचा और बोला, भैया ये क्या चल रहा है? अकेले अकेले भाभी से बातें की जा रही हैं। हम भी तो देखें अपनी होने वाली भाभी को। और जैसे ही सुमित और वह लड़की पीछे मुड़े, अमित का चेहरे का रंग उस लड़की को देखते ही बदल गया। वह लड़की कोई और नहीं, प्रीति थी, जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ती थी। प्रीति उसको देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे अमित। सुमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, आप इनको जानती हैं?
प्रीति ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए प्रीति से कहा, ये मेरे छोटे भाई अमित हैं। अमित प्रीति को देखकर एकदम निशब्द हो गया था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुमित ने अमित की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? अमित ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपकी पसंद बहुत अच्छी है। माफ़ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। यह कहकर वह तेज़ी से निकल गया। उसने अपनी बाइक उठाई और स्पीड में चलाते हुए बिना किसी मंजिल के अनजान रास्तों से चला जा रहा था। इधर सुमित और प्रीति अपने माता पिता के पास आए तो मालती जी ने सुमित की आंखों की ओर देखा तो हाँ का जवाब था। प्रीति ने भी अपने माता पिता को इशारे से हाँ में जवाब दे दिया था। सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। मालती जी ने सुमित से कहा, अमित कहाँ गया? वह तो तुम्हारे पास गया था। सुमित ने कहा, माँ, अचानक से उसको कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह चला गया। और हाँ, प्रीति उसी के साथ पढ़ती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। यह सुनकर मालती जी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है, तेवर भाभी की खूब जमेगी। इधर अमित ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ? अगर उसको मेरी भाभी ही बनना था तो मेरे कॉलेज में क्यों भेजा पढ़ने के लिए? क्यों उसको? दिल क्यों लगा मेरा उससे? मैं तो उससे अपने दिल की बात कहने वाला था। यह नहीं हो सकता। यहाँ मेरा प्यार शुरू होने से पहले ख़त्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कहते हुए मैं घुटनों के बल ज़मीन में बैठ गया और रोने लगा। शाम ढल चुकी थी, रात का आगमन हो चुका था, लेकिन अमित वहीं बदहवास सा बैठा हुआ था। उसकी आंखें रोकर सूज गई थीं। तभी फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। अमित ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने धीरे से फ़ोन उठाया और बोला, हाँ माँ, बोलो। मालती, कहाँ हो बेटा? रात होने को आई और तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं। अमित ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप लोग सो जाइए, एक दोस्त के यहाँ कुछ ज़रूरी काम है। मालती, ठीक है बेटा, जल्दी आना। अमित फ़ोन काटता है और पास में लगे नल से अपना मुंह धोता है। उसके बाद मन में यह सोचता है कि मुझे अपने आप को किसी तरह संभालना है। मेरे घर वालों को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बाइक उठाई और घर की ओर चल पड़ा। अमित जब घर पहुंचा तब सब लोग सो चुके थे। सिर्फ मालती ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ के पीछे से गले लगते हुए कहा, सॉरी माँ, मुझको बहुत जल्दी जाना पड़ा, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मालती ने कहा, बेटा, तुम्हारे भैया की शादी पक्की हो गई है प्रीति से। 2 दिन बाद सगाई है और 1 सप्ताह बाद शादी है। अमित ने बात काटते हुए कहा, माँ, इतनी जल्दी? मालती, हाँ, क्योंकि प्रीति की जो दादी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी एक ही तमन्ना थी कि प्रीति की शादी हो जाए, इसलिए सब कुछ बहुत अचानक से हो गया है। वैसे बेटा, वह तुम्हारे साथ पढ़ती है, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते होगे। बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार लड़की तो नहीं है? अमित, नहीं माँ, वह इस तरह की नहीं है। भैया के साथ उसकी अच्छी जमेगी। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। मालती, बेटा, खाना तो खाकर जा। अमित, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं वहाँ से खाकर आया था। बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित कमरे में आ गया और दरवाजे पर सिटकनी लगा दी। मैं बिस्तर पर लेटकर मोबाइल से प्रीति की तस्वीर देखने लगा और मन ही मन बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। प्रीति, अब तुम भैया की अमानत हो। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि हरदम तुम मेरे सामने रहोगी, इसलिए अब मुझे दूर जाना होगा। अगले दिन अमित ने सुमित को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो भैया। सुमित ने भी उसे गले लगाते हुए धन्यवाद कहा। इसके बाद से सुमित की सगाई और शादी की तैयारियां होने लगीं। अमित ने सगाई और शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सारे काम में अपने आप को इस तरह व्यस्त कर दिया कि उसे कुछ और याद न रहे। इसी बीच अमित ने अपने दोस्त से कहकर उसकी पापा की कंपनी में नौकरी के लिए दूसरे शहर में आवेदन कर दिया और मन में यह सोचने लगा कि बस जैसे ही भैया की शादी हो जाएगी, अगले ही दिन मैं चला जाऊंगा।
कहानी वर्तमान में। तभी अचानक से गाड़ी को धक्का लगा और अमित वर्तमान में वापस आ गया। उसकी नज़र सामने प्रीति पर पड़ी तो उसने देखा वह जग रही थी। कितना मासूम चेहरा था, पर चेहरे पर एक उदासी थी। प्रीति को देखकर वह सोचने लगा कि किस्मत ने भी उसके साथ कितना अच्छा मजाक किया है। जब उसकी चाह थी तब वह नहीं मिली, जब उसे भूलना चाहा तब वह फिर से मिली, और जब वो मिली तब वह मिलकर भी ना मिली। इधर प्रीति अपनी आंखों में अपना बीता हुआ कल देख रही थी। कहानी फ्लैशबैक। प्रीति ने दुल्हन बनकर एक नए घर में कदम रखा था। सास ससुर ने उसे कभी शिखा से कम नहीं समझा और उसे बहुत प्यार दिया। और शिखा, उसने तो एक बहन की सारी कमी पूरी कर दी। अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वह मेरा देवर बन गया था। मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुराल आते ही वह बाहर नौकरी करने चला गया। सुमित जैसा पति तो नसीब से मिलता है। कितना प्यार करते थे वह मुझसे, मेरा कितना ख्याल रखते थे वह। बहुत खुश थी मैं कि ऐसा ससुराल मिला। कुछ दिन बाद शिखा की भी शादी हो गई। शिखा की शादी के बाद काम के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब लोग खुशी से झूम उठे थे। ससुराल में मेरा सब लोग बहुत ख्याल रखते थे। सुमित ने तो अपने ऑफिस से छुट्टियाँ भी ले रखी थी। मुझे भी माँ बनने का असीम सुख प्राप्त होने वाला था। यही सोचकर मैं और प्रसन्न थी। 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और मैं एक परी सी गुड़िया की माँ बन गई। बेटी होने की खबर सुनकर अमित भी घर आ गया। वह मेरी बेटी को बहुत खिलाता था। कभी कभी सुमित मजाक में कह भी देता था कि मिष्टी मेरी बेटी कम और अमित की लाडली ज़्यादा है। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। माँ अमित से भी शादी के लिए कहती, पर वह हर बार मना कर देता। शिखा से मुझे पता चला कि वह किसी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी शादी हो गई। इसी बीच मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। वह घुटने के बल चलने लगी थी, और इस घर को एक प्यारा सा खिलौना मिल गया था। अमित भी अब मिष्टी के कारण जल्दी जल्दी घर आ जाता था। माँ के कहने पर मैंने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अमित मुझसे कटा कटा रहता और बस एक ही बात कहता कि मुझे शादी नहीं करनी है। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। मिष्टी 2 साल की हो गई थी। उसका दूसरा जन्मदिन सुमित ने बहुत अच्छे से मनाया था। सब बहुत खुश थे। शायद किसी को नहीं पता था कि इस समय वह आखिरी बार मिष्टी का जन्मदिन मना रहा है। शायद यह किसी को नहीं पता था कि कुछ दिन बाद ही उसकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। मैं तो सुमित के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी। कब मैं सुमित से प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी ज़िंदगी सुमित से शुरू और सुमित पर ही ख़त्म होती थी। और फिर वह दिन भी आ गया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन था, जहाँ से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। उस दिन सुमित का ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने उनसे ऑफिस जाने की जिद न करी होती तो आज वह हमारे बीच होते। कहते हैं, जब दिल किसी काम को करने से बार बार मना करे तो वह काम नहीं करना चाहिए। सुमित का उस दिन ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह नाश्ता करने के बाद जब कमरे में गए तो बिस्तर पर लेट गए। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुमित मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ आज पूरा दिन अपनी बीवी के नाम कर दूँ। तब मैंने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आप एक बेटी के पिता भी बन गए हैं, तो हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी सोचना है। इसलिए ऑफिस जाना ज़रूरी है। सुमित ने भी मेरा हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए? मिष्टी अब 2 साल की हो गई है, और अब एक प्यारा सा बेटा हो जाए तो अपना परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने शर्माते हुए अपने से नीचे कर लिया और कहा, हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। तो सुमित ने मेरे गालों को चूमा और कहा, चलो फिर जब दोनों का मन है तो मिष्टी का भाई अभी ले आते हैं। मैं उनकी बात सुनकर अवाक रह गई, और मैंने गुस्से से उन्हें आँख दिखाते हुए कहा, अब आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? हर समय मस्ती मजाक। तो सुमित ने कहा, सबकी बीवियां अपने अपने पति से कहती हैं कि आज ऑफिस मत जाओ, और एक मेरी बीवी है जो मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस भेजने में लगी है। फिर सुमित बेमन से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। जब वे ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने मुझे अपने गले लगाते हुए कहा, प्रीति,
मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अपना हमेशा ख्याल रखना और खुश रहना, और मेरी मिष्टी का भी बहुत सारा ख्याल रखना। मम्मी पापा और दादी सबकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जिम्मेदारियां तो हम दोनों मिलकर बांटेंगे। शाम को जल्दी घर आइएगा, आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। सुमित ने मेरे माथे पर किस किया और कहा, ख्याल रखना अपना और सबका। उसके बाद मिष्टी को खिलाया और उसको गाल पर किस किया। जाते समय उन्होंने मम्मी पापा और दादी के पैर छुए और टाटा करते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। किसी को यह नहीं पता था कि अब वे कभी ना वापस आने के लिए जा रहे हैं। दिन ढल गया था। मैंने आज सुमित की पसंद का सारा खाना बनाया था। उसके बाद आज मैंने सुमित की पसंद की साड़ी पहनी और हल्का सा श्रृंगार किया और सुमित का इंतज़ार करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। सुमित का एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी देर बाद हम सब लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ से वह हम सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। माँ से उन्होंने कुछ कहा। हम तो बदहवास हो चुके थे। कुछ देर बाद वह ऐसा सोए कि कभी वापस ना उठे। कहानी वर्तमान में। प्रीति ये सब सोच रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज जिंदगी ने उसे किसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। गाड़ी अपनी मंजिल को पहुंचने पर थी। भोर हो चुकी थी। अमित ने उठते हुए कहा, मिष्टी उठो, स्टेशन आने वाला है। अगले स्टेशन पर हम लोगों को उतरना है। अमित की इतना कहते ही प्रीति उठ गई और मिष्टी को भी उठा लिया। प्रीति नोटिस कर रही थी कि अब अमित उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। मिष्टी उठते ही अमित के गले लग गई और कहा, चाचा हम लोग घर पहुंच गए। अमित ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस बेटा, स्टेशन आने वाला है, उसके बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगी। मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित से कहा, चाचा वहाँ पर पापा भी होंगे। उसके ये कहने पर अमित और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने प्रीति से नज़रें हटाते हुए मिष्टी से कहा, बेटा, आपके पापा को कुछ ज़रूरी काम था तो वह भगवान जी के पास गए हैं और हमसे आपका ख्याल रखने को कह गए हैं। मिष्टी ने कहा, ठीक है चाचा। फिर वही खिड़की के पास बैठकर गाड़ी के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। अमित ने दोनों अटैचियाँ उठाईं। प्रीति ने मिष्टी को गोद में ले लिया और दोनों लोग गाड़ी से उतर गए और बाहर टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। प्रीति के दिमाग में शिखा की बातें गूंज रही थीं। उसके दिमाग में माँ पापा सासू माँ सबके शब्द गूंज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, जिंदगी अगर यही चाहती है तो यही सही। प्रीति यही सब सोचते हुए अमित के साथ उसके नए घर आ गई। अमित ने दरवाज़ा खोला और सामान को ले जाकर अंदर रखा। मिष्टी और प्रीति भी घर के अंदर आ गईं। प्रीति ने देखा, घर कई दिनों से बंद होने के कारण गंदा और अस्त व्यस्त भी था। अमित ने मिष्टी से कहा, बेटा, हम बस 15 मिनट में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, तब तक आप पूरा घर देख लो। ये कहकर अमित चला गया। अब प्रीति को अमित का उससे ना बोलना बहुत खल रहा था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूरे घर को देखने लगी। 3 कमरों का फ्लैट था, एक किचन थी, पर पूरा घर अस्त व्यस्त था। प्रीति ने सबसे पहले किचन की सफाई शुरू की। तब तक अमित भी आ गया था। उसने किचन में दूध, ब्रेड, मक्खन, समोसे, चॉकलेट्स, अंकल चिप्स आदि रखे और किचन में चाय बनाने लगा। प्रीति वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अमित से कहा, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर बिना कोई जवाब दिए बाहर हॉल में चला गया, जहाँ मिष्टी खेल रही थी। प्रीति ने चाय बनाई और मिष्टी के लिए दूध निकाला और नाश्ता लेकर हॉल में आ गई। उसने अमित को चाय पकड़ाते हुए धीरे से कहा, चाय ले लीजिए। अमित ने बिना उसकी ओर देखे हुए चाय ले ली। प्रीति ने मिष्टी को दूध दिया तो मिष्टी ने कहा, चाचा मैं आपके हाथ से दूध पीऊँगी। अमित मिष्टी को दूध पिला रहा था और साथ में ब्रेड मक्खन भी खिला रहा था। प्रीति आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। प्रीति ने मोबाइल उठाया तो देखा मालती जी का फ़ोन था। प्रीति फ़ोन उठाकर मालती जी से बात करने लगी। सभी कुशल मंगल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, अमित से बात कराओ। प्रीति ने जी कहकर अमित को फ़ोन दिया और मिष्टी को लेकर खुद दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मालती जी से बात करने के बाद अमित उठा और मिष्टी से कहा, मिष्टी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर का खाना मैं बाहर से ही लेता आऊँगा। यह कहकर वह प्रीति का बिना कोई जवाब सुने चला गया।
प्रीति को अमित का ना बोलना बहुत खल रहा था, पर इसकी जिम्मेदार वह खुद ही थी। उसके जाने के बाद उसने मिष्टी को सुला दिया और घर की साफ सफाई करने लगी। लगभग 2 घंटे तक पूरा घर सफाई करने के बाद वह फ्री हुई कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि एक महिला जो लगभग 45 वर्षीय और एक पुरुष 50 वर्षीय खड़े थे। प्रीति उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तब उस महिला ने कहा, बेटा अमित कहाँ है और आप कौन हैं? प्रीति ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अमित थोड़ा काम से बाहर गए हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। उसी समय अमित सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसने प्रीति की बात सुन ली थी। उसने मन में सोचा कि चलो आंटी और अंकल के सामने उसने झूठ नहीं बोला और सच को स्वीकारा। उधर वह दोनों प्रीति की बात सुनकर वह दोनों कहने लगे, अमित की पत्नी? उसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। प्रीति ने उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, आप दोनों अंदर आइए। वह दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अमित भी सामान लेकर अंदर आता है और अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अंकल आंटी आप यहाँ? बस 1 मिनट में आया। यह कहकर वो सारा सामान किचन में जाकर रखता है। अमित बाहर आकर अंकल और आंटी के पैर छूता है। अमित को पैर छूते देखकर प्रीति भी दोनों के पैर छूती है। दोनों अमित को गुस्से से देख रहे होते हैं। अमित प्रीति की ओर देखकर कहता है कि यह है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव, जो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। यहाँ से 3 नंबर वाला फ्लैट इन्हीं का है। मिसेस श्रीवास्तव, तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, और कब वापस आए? प्रीति किचन में चली जाती है और अमित उसको जाते हुए देखता है और कहता है, आंटी बस आज ही आए हैं और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को भी कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रीति सभी के लिए पानी और मिठाई लाती है और सबको देती है। तभी मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीति उसके पास जाने के लिए उठती है तो अमित उसे इशारे से मना कर देता है और खुद चला जाता है। अमित मिष्टी को बहुत प्यार से गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है। मिष्टी अमित के गाल को छूते हुए कहती है, चाचा आप कहाँ चले गए थे? मम्मा भी हमको अकेला छोड़कर चली गई थी। अमित उससे मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेने गया था और आपकी मम्मा यहीं थी, कुछ काम कर रही थी। मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव यह सोचकर हैरान होते हैं कि मिष्टी अमित को चाचा और प्रीति को मम्मा कह रही थी। अमित मिष्टी से कहता है, बेटा ये आपकी दादी और बाबा हैं, इन्हें नमस्ते करो। अमित की ये बात सुनकर मिष्टी कहती है, तो वहाँ पर भी हमारी दादी बाबा हैं, तो दो दो दादी और दो दो बाबा। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अमित उसे सारे से नमस्ते करने को कहता है तो वह उन दोनों से कहती है, नमस्ते दादी, नमस्ते बाबा। दोनों लोग उससे नमस्ते कहते हैं। नमस्ते मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप और आपका नाम क्या है? मिष्टी कहती है, मेरा नाम मिष्टी है। मम्मा मुझे भूख लगी है। प्रीति मिष्टी को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, चलो मैं आपके लिए दूध बनाती हूँ। प्रीति के जाने के बाद दोनों लोग अमित को देखते हैं। अमित उन्हें सब कुछ बताता है। तब तक प्रीति मिष्टी को लेकर आ जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, जो होना था वह तो हो चुका है और जो हुआ है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो और अब खुशी खुशी दोनों लोग अपने जीवन की शुरुआत करो। प्रीति, तुम्हारे अंकल मेरी शादी के पहले मेरे जीजा जी थे। दीदी की डिलीवरी के दौरान दीदी की डेथ हो गई। उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था। जीजा जी बाहर जॉब करते थे और परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता और जीजा जी के माता पिता दोनों ने फैसला लेकर हम दोनों का विवाह करा दिया और आज देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि जीजा जी की सेकंड मैरिज है या हम लोग कभी जीजा साली थे। ऐसा अक्सर हो जाता है। इस तरह के विवाह होते हैं। मैं तो यह कहूँगी कि इस तरह के विवाह ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, शुरू के दिनों में हम दोनों को ही एडजस्ट करने में समय लगा था, पर बाद में बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और आज देखते ही देखते मेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं। प्रीति और अमित दोनों ही उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जिस काम से यहाँ आई थी वह तो आपने कहा ही नहीं। मिसेस श्रीवास्तव, सॉरी, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि कल हमारे विवाह के 25 साल पूरे हो जाएंगे। मैं आई तो यहाँ अमित को इनवाइट करने थी,
पर यहाँ पर तो सरप्राइज़ मिल गया। मैं तुम तीनों को इनवाइट करती हूँ, कल शाम का डिनर हमारे साथ ही करना। अमित: जी ज़रूर। प्रीति: आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव: बेटे वैसे ही बहुत देर हो गई है, हम आज चाय नहीं पियेंगे बल्कि किसी दिन खाना खाएंगे। पर अभी हमें इजाज़त दीजिए, कल आप दोनों बल्कि आप तीनों का इंतज़ार रहेगा। वह दोनों लोग चले जाते हैं। अमित दरवाज़ा बंद कर देता है और किचन में जाकर खाने को निकालने लगता है। प्रीति किचन में आती है तो अमित से कहती है, मैं खाना निकालती हूँ। अमित बिना उसको कोई जवाब दिए उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। अमित बाहर जाकर सोफे पर लेट जाता है और मिष्टी के साथ खेलने लगता है, पर उसके दिमाग में प्रीति की एक ही बात गूंज रही होती है, तो मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। वह दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। तभी प्रीति वहाँ खाना लेकर आती है। अमित उठता है और मिष्टी से कहता है, अभी मुझे भूख नहीं है बेटा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर होती है। उसके कान में बस प्रीति की कही एक लाइन ही गूंज रही होती है। वह मन ही मन बस यही सोचता है कि भगवान मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जिसको चाहा वह सामने है, पर वह मुझसे नफरत करती है। इधर प्रीति भी खाना नहीं खाती है और वह मिष्टी को खिलाते खिलाते मन में यही सोच रही होती है, जो सब कह रहे हैं मुझे वही सोचना होगा। पर अमित के दिल में तो कोई और लड़की है। शायद अमित मुझको प्यार कभी कर ही ना पाए जो सुमित से मिला था, पर फिर भी अब वह मेरे पति हैं, मुझे इस रिश्ते को निभाना तो है। यही सोचकर वो खाना एक प्लेट में निकाल कर अमित के पास जाती है। अमित उसको आते देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह धीरे से अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। इस पर अमित उठता है और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा हैं और ना दादी माँ, इसलिए ये एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में प्लीज़।